ओके, सो लास्ट हमने 13 तक सारे क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं ऑलरेडी। नाउ मूव बैक टू 14th क्वेश्चन। अब 14th वाले क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज आपको रिकॉर्ड करनी है, क्या करना है। सिंपल रिक्वायरमेंट आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रेजेंट करनी है। तो ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दिखा देते हैं और हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा चेक करो। सबसे पहला काम जो हम हमेशा करते हैं दैट इज कि कितने एसेट्स हैं हमारे पास प्लस कितनी लाइबिलिटीज हैं। जैसे पहली ही लाइन में क्वेश्चन ने क्या बोला है, डी महाप्रताप बंदा है कोई, इसके पास कैश अवेलेबल है 50,000 का, चेक अवेलेबल है। इसका मतलब चेक से भी पैसा उसने लगाया है विच इज बैंक। तो चेक से पैसा कहां मिलेगा, बैंक में मिलेगा। उसके अलावा गुड्स, गुड्स का मतलब क्या हो गया मेरे पास, दैट इज स्टॉक, ये भी अवेलेबल है। देन क्वेश्चन ने बोला कुछ मशीनरी भी है जो ये घर से लेके आ गया। देन उसके बाद लास्ट में क्या है, दैट इज फर्नीचर। तो ये कुछ एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं पहली लाइन के हिसाब से। लायबिलिटीज पहली लाइन में नहीं है। ठीक है, अगले पॉइंट में क्या बोला, अब ये कह रहा है कि 1/3 ऑफ द अबव गुड्स। इसका मतलब वो ये कह रहा है जो ये वाले गुड्स लिखे हैं ना आपके पास कितने 60,000 के, इसका 1/3 कितना हुआ, 1/3 20,000। ये हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया कितने प्रॉफिट पर, 10% कॉस्ट का। तो 10% इसी का निकाल लेंगे, कितना अमाउंट बनता है 2,000। तो टोटल सेल वैल्यू कितनी आ गई मेरी 22,000 की। आगे क्या बोला, एंड हाफ ऑफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, इसका आधा पैसा मुझे मिल गया। तो जो मिल गया वो तो कैश में आएगा, जो नहीं मिला वो आएगा डेटर्स में। इसका मतलब मुझे एक चीज और मिली, तो एक और एसेट्स मिला मुझे, इसका नाम क्या है, डेटर्स। ये रिकॉर्ड करेंगे। कैश हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। सामान जब बिकता है तो स्टॉक माइनस होता है, कौन सा वाला, कॉस्ट वाला। तो कॉस्ट कितने की थी मेरी 20,000 की, तो ये कहां से माइनस हो जाएगा मेरा, स्टॉक में से। डन। फिर उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है डेप्रिसिएशन लगाना है किसके ऊपर, मशीन पे। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है, खर्चा, एक्सपेंस कहां जाएगा, कैपिटल में। और मशीन एक एसेट्स है, खुला हुआ है पहले से, ये रहा मशीन, दोबारा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कैश विड्रू फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज आ गया तो क्या करेंगे हम, कैपिटल और कैश। कैश पहले से खुला हुआ है, कैपिटल तो हमारे पास होता ही है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखो दो चीजें होती है मेरे पास, हमेशा ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन एक होता है ड्रॉइंग्स और एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन दोनों का एक ही ट्रीटमेंट रहेगा, क्या कि इन दोनों को ही हम क्या करते हैं, कैपिटल में ही प्लस कर देते हैं और कैपिटल में ही माइनस कर देते हैं। एक ही जगह पे हो जाता है इसका ट्रीटमेंट। रीजन, ड्रॉइंग्स जो है वो किससे कनेक्टेड है, ऑनर से। तो ऑनर से पैसा लेंगे और पैसा कहां जाएगा, वो दोबारा से बिजनेस में रीइन्वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कैपिटल ही प्लस कैपिटल ही माइनस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट किसको देना है, कैपिटल पे देना है। कैपिटल किसकी है, मालिक की है। तो मालिक को अगर आप इंटरेस्ट दोगे तो मालिक क्या बोलेगा, मेरी कैपिटल है उसी में ऐड करवा दो। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा भी है मेरे लिए, तो खर्चा है तो एक्सपेंस बनेगा, तो कैपिटल में से माइनस होगा। और ऑनर क्या करता है, उसे रीइन्वेस्ट विच इज ड्रॉइंग्स में, कैपिटल में दोबारा ऐड हो गया, मेरा काम खत्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000 का। भी पार का मतलब क्या होता है, एट पार। एट पार का मतलब होता है नो प्रॉफिट और नो लॉस। ठीक है, ना ही मेरे को प्रॉफिट हुआ और ना ही मेरे को लॉस हुआ। इसका मतलब जितने का था सामान 10,000 का, वो हमने 10,000 में ही बेच लिया। ठीक है, तो कैपिटल में कुछ नहीं आएगा। देन तो क्वेश्चन में देखो आपके पास एसेट्स तो बहुत सारे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कर्जे के नाम पर हमारे पास कुछ नहीं है, यहाँ पे एक भी कर्जा नहीं है। देन तो क्या क्या खुलेगा क्वेश्चन में आपके पास, केवल एसेट्स एंड एक अमाउंट विच इज कैपिटल, जो दूसरी तरफ आई इक्वल टू के। तो फॉर्मेशन बनाते हैं फॉर्मेट की। तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल सा फॉर्मेट, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शंस, 2 लाइन, बीच में एक और लाइन डाल देंगे। अब यहां से ब्रेकअप करना शुरू करते हैं एसेट्स के साथ। तो भाई एसेट्स में कितनी आइटम है मेरे पास, पहली आइटम कैश, उसके बाद बैंक बैलेंस, देन उसके बाद कुछ सामान गुड्स के अंदर था विच इज स्टॉक, देन मशीनरी, उसके बाद फर्नीचर, फिर उसके बाद लास्ट में डेटर्स अवेलेबल है। देन इक्वल टू डाल के, देखो लाइबिलिटी हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कैपिटल ओपन करके छोड़ दो अपने पास। ठीक है, इक्वल टू के ऊपर देन कैपिटल और प्लस लाइबिलिटी जो है नहीं है मेरे पास। तो लाइबिलिटीज डालने की जरूरत भी नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये हमारे पास काम खत्म इतना। देन
अब इसको रिकॉर्ड करके कंप्लीट करते हैं फॉर्मेट। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ट्रांजैक्शंस, और ये वाला सीरियल नंबर। ठीक है, चलो भाई ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट है। अब आ जाओ फर्स्ट पॉइंट पे। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे आप, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड अदर एसेट्स। ठीक है, देखो कैश तो लगाया ही है, उसके अलावा कुछ और एसेट्स भी हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो वो भी आ जाएंगे। अब कितना कितना सामान लगाया सब में, तो कैश कितना लगाया हमने, 50,000, बैंक बैलेंस में 1,00,000 रुपए, स्टॉक्स में 60,000 का अमाउंट, मशीनरीज 1,00,000 का है, फर्नीचर 50,000 का है, डेटर्स अभी आए नहीं है तो 0। सब कुछ मिला दोगे तो क्या बन जाएगा मेरा कैपिटल, तो 3,60,000, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000 और 3,60,000 रुपए की अमाउंट टोटल करके मेरे पास वैल्यू आ गई कैपिटल की। तो लो जी ये हो गया मेरा 3,60,000 रुपए का। ठीक है, नाउ मूव टू सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखने वाले हो, क्या किया आपने इस बार, सोल्ड गुड्स इन कैश एंड क्रेडिट, दोनों लिख लो। पूरी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लैंग्वेज थोड़ा सा पॉइंट लिखना है आपको कि आप कर क्या रहे हो। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था इसमें, हमने सामान बेचा, तो कितने का सामान बेचा, वर्किंग नोट्स। पहला पॉइंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, 60,000 का माल हमारे पास अवेलेबल है, इसमें से क्वेश्चन ने क्या बोला 1/3 हमने बेच दिया, तो कितनी कॉस्ट हो गई मेरी 20,000 की। देन उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम क्या, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना ऐड होगा, 20,000 का 10% प्रॉफिट हमारा ऐड हो जाएगा, विच इज 2,000 रुपीज। तो 22,000 रुपए की क्या आ गई मेरे पास, ये दिस इज कॉल्ड सेल वैल्यू, कि इतने का सामान हमने बेचा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि मेरे को कितना पैसा मिल गया, कैश रिसीव्ड कैसे निकालोगे, क्वेश्चन ने बोला जितने का सामान बिका उसका आधा मुझे मिल गया, दैट मीन्स मुझे 11,000 मिल गया। देन इसके बाद कैश नॉट रिसीव्ड, तो कितना मुझे नहीं मिला, तो 22,000 में से अगर आपको 11 मिल गए तो कितने नहीं मिले, सेम वही 11,000 रुपए। तो ये कहां कहां जाएंगी वैल्यू सारी की सारी। अब सॉल्यूशन में आते हैं, कितने का सामान था आपका, हमारा सामान था 20,000 का, तो कॉस्ट 20,000 रुपए की स्टॉक में से माइनस होगी, और फायदा हुआ कितना फायदा 2,000 का, 2,000 का प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल में जाएगा। इसमें से कितना पैसा मिल गया 11, तो 11,000 कहां जाएंगे कैश में 11,000 रुपए, और कितना पैसा नहीं मिला 11,000, तो वो डेटर्स में जाएंगी वैल्यू। देन ऑल अदर आइटम्स आर 0, तो बाकी सबके नीचे प्लस के नीचे प्लस डाल के 0 फ्रेम कर दो। नाउ जैसे ही दो इक्वेशन आपको, जैसे आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना उसके बाद लाइन डालो आप, लाइन डालने के बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, सारी वैल्यूज को नीचे निकालेंगे और क्या लिखेंगे इधर, न्यू इक्वेशन। तो दिस इज 61,000 रुपीज एंड दिस इज 1,00,000। स्टॉक कितना बचेगा मेरे पास 40,000 रुपए का, मशीनरी 1,00,000 सेम एज इट इज, फर्नीचर 50,000 रुपए, डेटर्स की वैल्यू 11,000, और कैपिटल कितना हो गया 3,62,000 रुपीज का। डन। अब आगे वाले सिंपल है, थर्ड पॉइंट में क्या बोला, डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन पे, तो कितना लगाओगे, डेप ऑन मशीन कितना आएगा 10%। अब 10% किसका, मशीन का, तो मशीन कितने की है 1,00,000, तो 1,00,000 का 10% 10,000। देखो किसी भी वैल्यू का आपको 10% निकालना है ना, तो सबसे सिंपल है, एक 0 हटाओ पीछे से, हो गया 10%। ठीक है, तो क्या किया 10,000 यहां से माइनस हो गया, और जो डेप्रिसिएशन है वो क्या है मेरा खर्चा भी है, तो खर्चे कहां जाते हैं सारे कैपिटल में से, तो यहां से ही माइनस कर देंगे, ये भी हमारा माइनस हो गया। ऑल अदर आइटम्स आर 0, बिकॉज किसी पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, हमारा जो होना था हमने कर दिया। अगेन बैलेंसिंग टाइम, हमें कैलकुलेशन करनी है, दोबारा से लाइन डालेंगे और यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन विच विल, कैश कितना आएगा 61, बैंक बैलेंस अभी भी सेम वही 1,00,000 रुपए का है, 40,000 रुपए का स्टॉक, और लेकिन मशीन की वैल्यू जो 1,00,000 थी, डैप लगने के बाद कितनी रह जाएगी 90,000 की, फर्नीचर की वैल्यू सेम 50,000 रुपए, डेटर्स की वैल्यू
11,000, बट ये हो गया हमारे पास 3,52,000 रुपीज की कैपिटल। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट किसका है? क्या दिया क्वेश्चन है हमारे को अगले पॉइंट में? कैश विड्रू। तो कैश हमने निकाल लिया, तो चलो विड्रू फ्रॉम बिजनेस या विड्रू फॉर पर्सनल यूज लिख लो आप, कि पर्सनल यूज के लिए सामान निकाल लिया। क्या निकाला? सामान या पैसा? क्या निकाला है? क्वेश्चन पढ़ो, क्या निकाला है? कैश निकाला। तो जरूरी नहीं है हर बार वो कैश निकाले, कभी कभी सामान भी निकाल लेता है वो। तो क्या करोगे आप? गुड्स माइनस और कैपिटल माइनस, अगर सामान निकाला है तो तब स्टॉक माइनस करोगे आप। इस बार पैसा निकाला है तो पैसा माइनस किया जाएगा, विच इज 10,000 रुपीज। ठीक है, और ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से ही माइनस करनी है आपको 10,000 की। डन। अदर आइटम्स जीरो। ठीक है, नाउ अगेन बैलेंसिंग टाइम। तो हम क्या लिखेंगे इधर? न्यू इक्वेशन। कितनी आएगी है? 51,000 रुपीज की, 1,00,000 रुपए की, 40,000, देन उसके बाद 90,000 रुपए का अमाउंट, देन अगेन 50,000, 11,000, 3,42,000 रुपीज का अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एक डिस्क पे आ जाओ, सॉलिड डेस्क पे आ जाओ, मिल रहे हैं। ठीक है जी, फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ वन में क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसमें कितना इंटरेस्ट लगेगा? अच्छा 5% किसका लगाओगे आप? क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है, सिंपल 5% गिवन है, तो 5% कौन सी वैल्यू पे लगेगा? ड्राइंग्स पे लगेगा। और ड्राइंग्स कहाँ है? ड्राइंग थियरी फोर्थ पॉइंट में निकाली थी ना आपने। ऐसा विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज कितना आया था? 10,000 रुपए। इसका 5% निकालना है, तो 5% कहां लगेगा और कितना आएगा? 500। देखो 5% निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपली क्या करते हैं? पहले निकालो 10%, उसका आधा कर दो, हो गया 5%। ठीक है, तो कैलकुलेशन नहीं करने आपको। ठीक है, छोटे बच्चे नहीं हो उसकी तरीके से लगे पड़े हो कैलकुलेशन करने में। चलो अब इसमें कितना अमाउंट आने वाला है? तो यह आएगा मेरा न्यू इक्वेशन, दैट इज 51,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए। यह अमाउंट 40,000 रुपए का अमाउंट सेम एज इट इज। देन उसके बाद 90,000, फर्नीचर 50,000 रुपए, डेटर्स की वैल्यू 11,000। तो ये सेम रहेगा, क्योंकि जितना हमने प्लस किया उतना ही माइनस कर दिया, सेम। डन। नाउ द लास्ट पॉइंट सिक्स्थ, क्या किया इस बार? सोल्ड गुड्स एट पार। सामान बेचा जरूर है, लेकिन जितने का था उतने का ही सेल आउट कर दे, विच इज 10,000। तो 10,000 का मतलब 10,000 मिलेगा, और 10 का ही सामान बिका है, तो माइनस 10,000 सेम स्टॉक में से, तो ये माइनस कर दिया। बाकी अदर आइटम्स आर जीरो। बस हो गया हमारा काम खत्म, इसको भी जीरो डाल दो। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट। इसके बाद क्या लिखेंगे इधर हम? दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। कितना आएगा? 61,000 फॉर द कैश, 1,00,000 फॉर द बैंक बैलेंस, एंड 30,000 फॉर द स्टॉक, 90,000 फॉर द मशीनरी, 50,000 for the furniture, and 11,000 for the debtors, and 3,42,000 rupees for the capital. That's it. ठीक है, तो दिस इज इट, ये आप लिख लो। उसके बाद फिर हम करेंगे नया टॉपिक, क्योंकि 15th वाला क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का आपका एग्जामिनेशन क्वेश्चन नहीं है ये वाला आपका। ठीक है, ये प्रैक्टिस मटेरियल है आपका बस, तो इसे घर से आपको करना है पूरा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कवर अप दिस टॉपिक जितना हो पाएगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, क्या हुआ? देन चलो इसको लिख लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। अब इसके बाद जितने भी ये नीचे क्वेश्चंस आपको गिवन है ना, ये वाले, ये सारे के सारे, इनमें क्वेश्चंस की डिमांड क्या है? हमें डाटा फ्रेम करना। देखिए छोटी सी से समझ के चलो क्वेश्चन के अंदर कि एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास ये वाले सारे। अब ना फॉर्मूला जैसे वैसे तो कोई चीज होती नहीं तुम्हारे पास। ठीक है, हर चीज के पीछे एक डेरिवेशन है। मैथ्स में सीखे होंगे आपने डेरिवेशन वगैरह 10th क्लास के अंदर, है ना? 12th 11th में मैथ किसके पास? विद मैथ है कोई? कोई नहीं।
चलो बढ़िया। देखो जी, आ जाओ। सबसे पहले हम एसेट्स की बात करते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो हम ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं कि जितने भी एसेट्स हैं वो सारे किसके बराबर होते हैं, कैपिटल और लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं सारे एसेट्स। ठीक है। अब यहां पर ना एक छोटी सी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, मेक श्योर कि सारा इंफॉर्मेशन एक डेट पर होना चाहिए। मेरा यहां पे एक मतलब क्या है, जैसे जब हम डाटा फ्रेम करते हैं तो आपके पास दो कैपिटल होती है, एक होती है ओपनिंग डेट और एक होती है क्लोजिंग डेट, जब साल खत्म होता है मेरा। ठीक है। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट पहली बात तो पता कैसे चलेगी आपकी, हमारा करंट जो तुम्हारी बुक्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस गिवन है ना, उसमें तुम्हारा ईयर स्टार्ट करवा रखा है उसने कब, 1/4/2024 से, खत्म कब करवा रखा होगा, 31/3/2025 पे, तो ये क्लोजिंग डेट हो गया। तो आपको डेट के अकॉर्डिंगली पता लगेगा कि आपका ओपनिंग डेट कौन सा है और क्लोजिंग डेट कौन सा है। अब यहां से अगर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जैसे मैंने क्या बोला, एसेट्स की वैल्यू आपको दे रखी है सर 50,000 रुपए। ठीक है। यहां पर मैंने आपको बोल दिया कि कैपिटल मेरे पास इस डेट पर, क्लोजिंग डेट पर आपको मैंने कैपिटल बोल दी कि ये 80,000 की गिवन है। लायबिलिटी निकाल लोगे, लायबिलिटी कैसे निकलती है, एसेट्स और ये दोनों चीजें गिवन है तो ये निकल जाती है। बट क्या अभी निकाल सकते हो, क्या मैं लायबिलिटी के लिए बोल सकता हूं कि लायबिलिटी मेरी कितनी आएगी, यहां से तो पॉसिबल ही नहीं है। चलो थोड़ा सहूलियत के लिए ऐसे कर देते हैं, अब आ जाएगी। एसेट्स में से अगर आप ये कैपिटल माइनस करोगे तो लायबिलिटी आएगी। एसेट्स को मैं रखता हूं इधर 1.5 लाख रुपए का। ठीक है। मैंने यहां लिखा 1.5 लाख रुपए एसेट्स। ठीक है। और क्लोजिंग डेट पर कैपिटल मेरी दे रखी है वाली, तो ये मैंने लिखा 80,000 रुपए। तो क्या ये बैलेंसिंग फिगर में आप ये बोल सकते हो 70,000 रुपए है, हो सकता है पॉसिबल, नहीं, ये गलत है। रीजन, क्योंकि आपका ये जो इंफॉर्मेशन है ये ओपनिंग डेट का है और कैपिटल कौन सी वाली है, ये क्लोजिंग डेट की कैपिटल है। तो आप इन दोनों को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, बीच में 1 साल का गैप आ रहा है, तो कैसे आपने इन दोनों को एक साथ ले लिया, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन की क्वेश्चन की तरफ से रिक्वायरमेंट रहेगी। क्या क्या रहेगी, जैसे मुझे इस डेट पर कैपिटल चाहिए तो कैपिटल मुझे इसी डेट पर चाहिए। अब कैपिटल इस डेट पर मैंने मान लो आपसे बोली कितनी, 50,000 रुपए। अब निकाल सकते हैं हम लायबिलिटीज, अब कितनी आएगी, अब हो जाएगा ठीक। तो लायबिलिटी अब कितनी आएगी तुम्हारे पास, कैपिटल कितनी बोली मैंने तुम्हारे को यहाँ पे, एसेट्स सेम सेम डेट पर गिवन है, एसेट्स और कैपिटल। तो एसेट्स और कैपिटल कितनी गिवन है मेरे पास यहाँ पे, दैट इज 50,000 रुपीज। तो ये कितना होगा, 1 लाख रुपए। और अब ये ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों इंफॉर्मेशन मेरी जो है वो किस डेट पर गिवन है, ओपनिंग डेट पर। ठीक है। तो क्लोजिंग डेट की इंफॉर्मेशन में अगर मुझे कोई डाटा इस्तेमाल करना है तो क्लोजिंग डेट का होना चाहिए, ओपनिंग डेट का एक भी मटेरियल नहीं होगा। या तो सारे इंफॉर्मेशन ओपनिंग के होने चाहिए, या तो सारी तीनों की तीनों चीजें किसकी होनी चाहिए, क्लोजिंग डेट की होनी चाहिए। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वाले पॉइंट, इस फॉर्मूला के लिए। ठीक है। तो ये मेंशन कर लेना कि सारी इंफॉर्मेशन या तो आपकी ओपनिंग या तो आपकी क्लोजिंग डेट की रहनी चाहिए। समझाने के लिए मैंने आपको दिया हुआ था, अब इसके अंदर जो नोट मैंने अभी समझाया मैंने आपको, उसको लिख देते हैं एक बार। ठीक है। क्या लिखेंगे इसके अंदर, अबव डिटेल्स should be on same date। ठीक है। सारी डिटेल्स का सेम डेट पे होना बहुत जरूरी है, वेदर ओपनिंग और क्लोजिंग कोई भी हो सकती है, तब जाके आपकी इक्वेशन मैच करेगी, अदरवाइज ये इक्वेशन आपकी मैच ही नहीं करेगी अगर आप डेट्स अलग अलग का डाटा इस्तेमाल करोगे तो। ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपने ये समझ लिया कि ये कैसे बनता है आपका, दूसरा फॉर्मूला पे आ जाओ। अब दूसरा जो फॉर्मूला होता है मेरा किसका होता है, प्रॉफिट का। ठीक है। पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख लो, फिर समझाता हूं इसमें एक बनता कैसे है। तो इसका फॉर्मूला होता है सिंपल सा, क्लोजिंग डेट पर जो भी हमारी कैपिटल है वो, माइनस ओपनिंग डेट पर जो भी हमारी कैपिटल है वो ले लो आप, और इसका डिफरेंस निकाल लो, यू विल गेट द प्रॉफिट। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल कैपिटल है ड्यूरिंग द ईयर, ऑनर ने कुछ पैसा एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया था, तो उससे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, वो माइनस कर देंगे, और एडिशनल क्या, और ड्राइंग्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फॉर्मूला इतना लंबा चौड़ा याद कैसे होगा, है ना। तो याद नहीं करना, आपको समझना है बस ये फॉर्मूला एग्जैक्टली है क्या। देखो आपने ये डाटा दिया हुआ मैंने आपको, तो यहां पर मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया, लेट्स सपोज
कि जब बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसा कितना इन्वेस्ट किया इसके अंदर मैंने, लेट सपोज 20,000 का इन्वेस्टमेंट है मेरा, 20,000 रुपीज बिजनेस में लगाए और स्टार्ट कर दिया। तो ओपनिंग डेट पर ओपनिंग कैपिटल गिवन है आपको यहाँ पे, साल के स्टार्टिंग में मैंने पैसा लगाया, साल के एंड में एक साल खत्म हुआ और मुझे पता लगा कि मेरी जो कैपिटल का अमाउंट है ना वो हो गया लेट सपोज यहाँ पे मेरा 40,000 रुपए का। तो कितना कमाया? सिंपल सी बात है, आपके बिजनेस में ऑनर की कैपिटल कितनी नजर आ रही है? 40। तो अगर मैं इसमें से वो वाला अमाउंट हटा दूं जो घर से लगाया गया था, तो ये वो प्रॉफिट का पार्ट तो हो नहीं सकता। कमाया कितना बीच में? क्योंकि जो बीच का गैप दिखाई दे रहा है प्रॉफिट ही तो है वो। तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, बीच का क्या बचा? प्रॉफिट बचा। अच्छा, इसमें से आपने इसको माइनस क्यों किया? बिकॉज ये पूरा प्रॉफिट नहीं हो सकता, इसमें कुछ पार्ट ऐसा है जो घर से लाया गया है। तो क्या घर से लाया गया है? 20,000 रुपए। तो मैंने 20,000 माइनस कर दिया, दैट इज क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया तो प्रॉफिट आ गया। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि साल के दौरान ऑनर को कुछ पैसा बिजनेस में एक्स्ट्रा डालने की जरूरत पड़ी हो? तो लेट सपोज ऑनर ने 10,000 रुपए एक्स्ट्रा डाले थे, तो इस बार क्या हुआ, ये पैसा भी घर से आया है, ये भी हटाना पड़ेगा क्योंकि ये भी प्रॉफिट का पार्ट नहीं हो सकता। तो मैंने क्या किया, अब इसमें से ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया, तो एडिशनल कैपिटल माइनस कर दी। ठीक है, और साल के दौरान पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई, ठीक है, कि ऑनर ने क्या किया, बिजनेस में से कुछ पैसा निकाला और घर ले गया। कितना ले गया? लेट सपोज 5,000 ले गया। अब एक बात बताओ, अगर ये 5,000 रुपए का अमाउंट ऑनर घर लेके नहीं जाता तो क्या ये कैपिटल इंक्रीज दिखाई देती? क्योंकि ड्रॉइंग्स हम कहां से माइनस करते हैं? कैपिटल से माइनस करते हैं। दूसरी बात, बंदा जो भी ऑनर है वो पैसा कब निकालेगा? जब कमाएगा तभी निकालेगा ना अपने घर के लिए, या फिर ऐसे निकालना शुरू कर देगा? आपने बिजनेस स्टार्ट किया और पहले दिन से घर आप सामान घर लेके जाना शुरू कर दिया तो क्या होगा? तो कमाओगे कब? ऐसा होता है? ठीक है, खुद की रेडी लगा और खुद ही खाए जा रहे हो। ठीक है, तो ड्राइंग्स क्या है बेसिकली, ये आपके प्रॉफिट का ही पार्ट है जो आप घर लेके चले गए। तो इसको हम क्या कर दिया, सिंपली ऐड कर दिया, हमारे लिए क्या बचा? सिंपल सा प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इट। आपके लिए दो फॉर्मुला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बाकी सारे फॉर्मुला इन्हीं से घूम फिर के बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ड्रॉ कर लो, इसे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा, कोई नेट केगा उसके बाद। ठीक है, ये नोट करके निकल जाना।